अभी तक आप सब ने एलआईसी की तारीफें तो बहुत सुन ली होंगी। लोग बड़ा बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं कि हम एलआईसी में पैसा लगाएंगे, आप लोग भी एलआईसी में पैसा लगाइए। बट क्या किसी ने आपको यह बताया कि एलआईसी आने वाले टाइम में शायद इतना ग्रो नहीं करेगी। एलआईसी डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएगी, पैसा तो बनाएगी, बट वो ग्रो उतना नहीं करेगी। अब मैं जो ये बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है आपको ना भी समझ आ रहा हो, क्योंकि सब अगर तारीफें कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी अलग स्टेटमेंट हो गई ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गई जो मैं बोल रहा हूं। बट मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एलआईसी आज की डेट में इंडिया में हर कोने कोने तक एलआईसी का नाम पहुंचा हुआ है। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हर कोने में है इंडिया के अंदर। अब जब हम बात करते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो ये जो इतनी फेमस टैगलाइंस हैं जो आपके दिमाग में घुसी हुई हैं, ये एलआईसी ने आपके दिमाग में घुसा दी, और जिससे क्रिएट होता है सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट। बट मैं जो आपको एक बात बोल रहा हूं कि इस ट्रस्ट के बावजूद भी जो आने वाले टाइम में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एलआईसी ग्रो नहीं करेगी, प्रॉफिट बनाएगी। तो इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं एलआईसी के बारे में। देखिए, एलआईसी आपको पता है कि 100% अभी तक एलआईसी गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का है एलआईसी के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट की है। तो इसी से ट्रस्ट क्रिएट होता है कि भैया एलआईसी गवर्नमेंट की है तो हमारा पैसा सिक्योर्ड है, हमें पैसा मिलेगा। बट एलआईसी की जो शुरुआत है वो 1956 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि वो एलआईसी बनाएंगे, और वो कब किया, 19 जून को। और 1 सितंबर 1956 में बनाई गई एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज की डेट में एलआईसी का जो मार्केट शेयर है प्रीमियम कलेक्शन के हिसाब से 64.1% का है। और एलआईसी के जो लोग हैं वो पता है क्या क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़े मार्केट लीडर हैं, हम बादशाह हैं। बड़ी अच्छी बात है, वो बादशाह हैं। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? कहते हैं हमारे बाद कौन आता है, हमारे बाद हम फर्स्ट नंबर पे हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है एसबीआई लाइफ, जिसका मार्केट शेयर है 7.83%। मतलब कहां 64%, कहां 7.83%। सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी। एचडीएफसी का अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस का, तो 7.63% का उनका मार्केट शेयर है प्रीमियम कलेक्शन में। उसके बाद मैक्स लाइफ देखो कितना पीछे, 3.4%। उसके बाद बजाज 2.1%। और बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, 20 से ज़्यादा कंपनीज हैं आज की डेट में, प्राइवेट जो है कंपनीज जो लाइफ इंश्योरेंस ऑफर कर रही हैं, वो बहुत पीछे हैं एलआईसी के अगर हम कंपेयर करें। बट मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो लोगों ने फोकस नहीं किया। 2014 के अंदर एलआईसी का मार्केट शेयर था 75% का, जो 2022 के अंदर घट के आज की डेट में हम जब बात कर रहे हैं, हम 64% को बड़ा बोल रहे हैं। बट हम ये नहीं देख रहे कि वो 75 से घट के 64% पे हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। बट आप कुछ डिटेल्स डेफिनेटली जानना चाहते हैं। भाई साहब, आज की डेट में एलआईसी के पास 2 लाख एम्प्लॉयज हैं, 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एलआईसी के लिए। अच्छी बात है, बुरी बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे। 15 लाख एजेंट्स हैं, ये डेफिनेटली अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। 15 लाख एजेंट्स बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब। ये बिजनेस लेकर आ रहे हैं एलआईसी के लिए। इनका मॉडल जो है ना, मुझे बहुत यूनिक लगता है। और आज की डेट में जो इनका मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया था, ये आज नहीं किया, ये कई सालों से चल रहा है। और कई सालों से इन्होंने डेफिनेटली मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर भी किया हुआ है। बट अब आने वाले टाइम में क्या होगा हम बताएंगे इनके बारे में भी। 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज हैं। यही जो एलआईसी का सबसे बड़ा, आप कह सकते हो ना, जो खजाना है एलआईसी के पास, वो है 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज। ये क्यों नंबर इतना बड़ा, इसके ऊपर मैं अहमियत क्यों दे रहा हूं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज की डेट में वैसे जो कंपनी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है, डीआरएचपी बोलते हैं, तो उसके अंदर अपनी वैल्यूएशन नहीं बताई है। बट लोगों ने इंडस्ट्री के हिसाब से एक एस्टिमेशन लगा के बताया कि तकरीबन 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी पैसा मांग रही है। आईपीओ के अंदर कंपनी जो एलआईसी की हम बात करें, 5% अपने स्टेक डाइल्यूट कर रही है। अभी तक 100% सारे स्टेक्स गवर्नमेंट के पास है। 5% हो गए 31.6, मतलब 31.6 करोड़ शेयर्स कंपनी निकाल रही है आईपीओ के अंदर। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि 10% का कोटा रहेगा, 10% एक तरीके से रिजर्व्ड रहेगा पॉलिसी होल्डर्स के लिए और कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। और ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि कंपनी की ग्रोथ होगी नहीं होगी, तो वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ना एक डीप अंडरस्टैंडिंग देना मेरा फोकस रहता है। तो छोटी सी बात जाननी थी, अप्लाई करना नहीं करना, घर में जितने भी लोग हैं ना, सबके डीमेट अकाउंट आज ही खुलवा लो। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके आज ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर्स को अलग से बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वहां पे 10% का एक तरीके से कोटा है, एक रिजर्वेशन है कि 10% एम्प्लॉयज और पॉलिसी होल्डर्स के लिए रहेगा। तो आईपीओ
आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सबको आईपीओ नहीं मिलता। तो अगर आपके पास एक डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है और आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है, तो आप डेफिनेटली अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम एक और स्पेशल वीडियो बना सकते हैं जिसके ऊपर मैं ये बताऊंगा कि पॉलिसी होल्डर्स को किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, और दूसरी चीज़ उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। अब 63,000 करोड़ कंपनी मांग रही है 5% स्टेक के लिए। 31.6 करोड़ शेयर्स के लिए कंपनी क्या मांग रही है? 63,000 करोड़ रेज करना चाहती है। इंडिया के इतिहास में इससे बड़ा आईपीओ नहीं आया है, और इस आईपीओ के बाद कंपनी की जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट रिलायंस के बराबर है यार। तो कंपनी इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे, ये 5% अपने स्टेक्स डाइल्यूट करके आपको देखेगा कि मार्केट में टॉप प्लेयर बन चुकी है, टॉप पर आ चुकी है। क्योंकि इससे पहले पेटीएम ने 2021 के अंदर, जो कि आईपीओ फ्लॉप किया, मैंने आपको बोला था पैसा मत लगाना, तो 18,300 करोड़ रेज करे थे आईपीओ में। उससे पहले 2010 में आईपीओ आया था कोल इंडिया का 15,500 करोड़ का, और उससे पहले रिलायंस पावर का आईपीओ आया था 11,700 करोड़ का। बट अब यहां पर देखो 63,000 करोड़। वैसे तो एलआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि लगातार पैसा बना के दे रही है। अब हम बात करते हैं, ये सारे आपको डेटा पता लग गया जो जरूरी था। मार्च में आईपीओ आने वाला है, डेट्स भी सामने आ जाएंगी आपके, सो आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवा लेंगे आपका फायदा होगा। अब मैं वो बात करता हूं जो मैं करना चाह रहा था, ग्रोथ कंपनी की क्यों नहीं है। देखो, पहले इंडिया के अंदर क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री नहीं कर सकते थे, बट अभी गवर्नमेंट ने बड़ी लिबर्टी दे रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री कर सकते हैं। आप एक चीज चेक कीजिएगा, आप सेम इंश्योरेंस जितने का भी, मान लीजिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना है 2 करोड़ रुपए का, तो अगर आपको 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आप कंपेयर कीजिए एलआईसी कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है आपसे। और आप, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट सिर्फ एलआईसी का है, भाई ट्रस्ट टाटा का भी है, ट्रस्ट बजाज का भी है। तो अगर टाटा भी मार्केट में अगर आपको, मान लीजिए आपको पॉलिसी ऑफर कर रहा है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी से ले लेते हैं, एग्जांपल मैंने टाटा का लिया था, तो आप प्राइवेट कंपनीज का जरा कंपेयर कीजिए कि वो आपसे कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है, और आप बड़ा देख के हैरान होंगे कि एलआईसी आपसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करता है। एलआईसी ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहा है अभी भी। बट अब लोग क्या देख रहे हैं यार, लोग कह रहे हैं यार भरोसा देखो और भी कंपनीज का है। ऐसा नहीं है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है सबको रेगुलेट किया जाता है, और वो भी गवर्नमेंट बॉडीज रेगुलेट करती है। तो ऐसा नहीं है कि लेकर कोई भी भाग जाएगा आपका पैसा। जब आप प्रीमियम किसी कंपनी को दे रहे हैं तो कंपनीज को भी रिजर्व रखना पड़ता है कि वो आपको, अगर आप क्लेम लेने जाएंगे तो क्लेम आपको मिले। एलआईसी का ऐसा नहीं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 96 से 97% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। और अगर आप प्राइवेट कंपनीज का देखोगे तो वो भी अच्छा है, इनसे भी अच्छा ऑफर कर रही है कई सारी कंपनीज। तो अब बात करते हैं कि भैया, एक तो मुझे सेम, अगर 2 करोड़ का मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना था, मैं एलआईसी में ज्यादा पैसा दे रहा हूं और मैं प्राइवेट प्लेयर्स को कम पैसा दे रहा हूं। कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एलआईसी में नहीं मिलते हैं, जो कि आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज ऑफर कर रही हैं। तो बात करते हैं जब कॉम्पिटिशन की, देखो एलआईसी के लोग तो यही बोलेंगे कि हम कंपटीशन से नहीं डरते, और मैं एलआईसी में यहाँ पे एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एलआईसी में जो काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पर डेफिनेटली कंपटीशन का एक फेयर है, क्योंकि मार्केट में उनका जो आप देख रहे हो मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक डेटा ही ले लें, 2014 से 22 की बात करें, तभी इनका मार्केट शेयर कम हो चुका है। एंड आने वाले टाइम में अगर कंपनी लगातार ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगी, अपनी सर्विसेज को और बेटर नहीं करेगी, तो होगा क्या, और अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स इनोवेशंस नहीं लेकर आएगी, तो मार्केट में जो नए प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर लेते चले जाएंगे। क्योंकि आप आज की डेट में एक चीज़ को कंपेयर कर सकते हो, डेफिनेटली हम इंश्योरेंस को बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते, बट आप बैंकिंग सर्विसेज, आपके पास भी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होंगे, आपके पास हो सकता है पब्लिक बैंक अकाउंट में भी पैसा हो, प्राइवेट में भी हो, बट आपको किसकी सर्विसेज बेटर लगती हैं? आप खुद कहेंगे जी प्राइवेट की बेटर लगती हैं। और आज की डेट में ना गवर्नमेंट डूबने किसी बैंक को नहीं देती, येस बैंक को भी डूबने नहीं दिया, तो अब डूबने नहीं दिया, वहाँ पे भी बचाने आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी के साथ आप इंश्योरेंस ले रहे हो और कल को कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है जनरली। तो अब है क्या चीज़, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रीमियम ज़्यादा कलेक्ट कर रही है, प्रीमियम ज़्यादा कलेक्ट कर रही है। और अगर लोगों को लगातार ये लगता रहा कि एलआईसी का इंश्योरेंस महंगा है और सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर लोग, अगर आप बोलते हो कि ये खरीदते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब दूसरी चीज़, इनकी सेल इतनी ज़्यादा क्यों है और इतना ज़्यादा बड़ा नंबर क्यों है, उसमें डेफिनेटली आ जाते हैं आपके, जो मैंने बताया था, एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे रोल नहीं है, इन एजेंट्स का रोल है। ये जो 15 लाख एजेंट्स हैं ना, ये आज की डेट में एलआईसी के एजेंट्स तो हैं,
बट आप LIC के किसी भी एजेंट से पूछिए क्या मुझे किसी और कंपनी का भी आप इंश्योरेंस दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं, वो कहेगा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बताओ कौन सी कंपनी का चाहिए। तो ये सिर्फ LIC के सगे नहीं है, ये 15 लाख एजेंट्स और भी प्राइवेट कंपनीज के आज की डेट में इंश्योरेंस बेच रहे हैं। और LIC आपको पता है यार, LIC लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस किसी और कंपनी का देना पड़ेगा जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स बहुत आगे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो लोग हैं इन्हें चाहिए पैसा, जहां से पैसा बढ़िया मिलेगा वो उसका प्रोडक्ट बेचेंगे। LIC में मजा क्या आता है, मक्खन इन लोगों को लगता है। देखो LIC की अगर पॉलिसी के लिए कोई कॉल कर देता है ना, तो ये LIC एजेंट्स के लिए एक नशा होता है। क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रेट अवे उन्हें तो पैसा मिल ही रहा है, 30-35% स्ट्रेट अवे अगर वो पॉलिसी बेच देते हैं तो वो तो मिल ही रहा है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़े बहुत टैक्स वगैरह हटा के आप समझेंगे 30 से 35%, मतलब 30-35 हज़ार रुपये तो उसे स्ट्रेट अवे मिल गया। और जब तक वो इंसान प्रीमियम देता रहेगा हर साल या हर महीने, वो जो भी प्रीमियम दे रहा है उस प्रीमियम पे 5% और किसे जाता है, एजेंट को जाता है। ये मॉडल है LIC का। तो स्ट्रेट अवे एक बहुत मोटा अमाउंट LIC दे रही है और 5% लगातार दे रही है। तो ये नशा है लोगों को। भाई लोग सोचते हैं कि एक बार हमने LIC के एजेंट बन गए और हमने 100, 200, 500 हज़ार पॉलिसीज कर दी, ओहो हम जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि जिसने भी LIC की पॉलिसी ली, मैंने आपको बताया था कि LIC के लिए जो खजाना है ना वो है 30 करोड़ पॉलिसीज। मान लो मेरी पॉलिसी चल रही है तो मैं बंद करा दूंगा क्या पॉलिसी? मैं 5 साल से पॉलिसी के पैसे दे रहा हूं, तो क्या आने वाले टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं करूंगा? लोग करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि लोग कंटिन्यू करते हैं। LIC की कोई भी पॉलिसी लेने के बाद कंटिन्यू करता है तो लगातार, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बॉडी है तो गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, उसमें से एजेंट्स को उनकी कमीशन जा रही है। तो एजेंट्स को रेगुलर इनकम है, गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम है। बट अब आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से देखें तो GDP का 7% के आसपास इंश्योरेंस सेक्टर से आना चाहिए, जो कि अभी तक इंडिया में आसपास भी नहीं है। तो अभी हम बहुत पीछे पेनिट्रेशन के अंदर और बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। तो आप समझ रहे हो कि आने वाले टाइम में LIC मार्केट कैप्चर करेगा। खुद सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ, कर सकता है अगर इसने प्रीमियम को थोड़ा सा कम किया और प्रोडक्ट्स को और इनोवेटिव बनाया। अब एक और चीज समझते हैं, LIC पे जो ये पैसा आ रहा है यार, सारे लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि, अब ये सोचो ये कंपनी इसके पास जो इंश्योरेंस का पैसा आता है इसका करती क्या है, इसे मार्केट में लगाती है। LIC इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि उसने मार्केट के अंदर, यही शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इसमें इतना पैसा लगाया हुआ है कि LIC अपने आप में एक इंडेक्स फंड बन गया है। अब हमने इंडेक्स फंड की बात करी थी कि इंडेक्स फंड वो फंड्स होते हैं जो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो बड़ा मजा आ रहा है, मार्केट नीचे गिरेगी तो नुकसान होगा। LIC ने मार्केट में इतना पैसा लगा रखा है क्योंकि पैसा जब आ रहा है तो करेंगे क्या, तो वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स आपको लाकर नहीं दे सकता। तो अब आपको ये तो समझ आ रहा है कि कंपनी लगातार पैसा कमाती रहेगी। कैसे कमाती रहेगी? क्योंकि कंपनी के पास पॉलिसीज है, प्रीमियम आता रहेगा, प्रीमियम मार्केट में लगता रहेगा, कंपनी प्रॉफिट बनाएगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था LIC रेगुलर प्रॉफिट कमाने वाली है, LIC के पास एसेट्स भी बहुत है और उससे उसे रेगुलर इनकम आती रहेगी। बट ग्रोथ जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर LIC जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से अगर हम प्रीवियस डेटा देखें, जो मैंने आपको बताया था कि 2014 से 2022 के अंदर ही वो अपना मार्केट शेयर लूज करती जा रही है, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि वो लूज करेगी। बट अब लोग एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि सर IPO आ रहा है, पैसे लगाएं ना लगाएं, इन फ्यूचर क्या होगा देखा जाएगा। IPO के अंदर ना क्या मैटर करता है, एक तो हाइप मैटर करती है यार, हाइप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाइप है, लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक पैसा मांग रही है कंपनी, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। कि हो सकता है एक्चुअल वैल्यूएशन कंपनी ने बताई नहीं है DRHP में, तो वैल्यूएशन अगर ज्यादा लग रही है और कंपनी कम वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे मांग रही है तो शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। तो अभी कुछ टाइम के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो LIC का IPO आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। पर लॉन्ग टर्म की जब हम बात करें 5 साल 10 साल 15 साल, क्योंकि अब जब एक बार शेयर लिस्ट हो जाएगा उसके बाद मैटर क्या करता है कि कंपनी का फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो शेयर मार्केट में जो आपको प्राइस दिखता है ना किसी भी शेयर का, वो बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है इस चीज का कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाली है। अगर वो फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है तो शेयर आपको भागता हुआ दिखेगा, और अगर ऐसा इन फ्यूचर दिखता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है LIC, तो शेयर गिरता हुआ भी दिख सकता है। तो अभी के लिए IPO में पैसा लगाना है, आप लगा सकते हो। IPO में आपको बेनिफिट
मुझे तो ऐसा लगता है कि होगा। अभी जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी तो हम दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं LIC के ऊपर। जब IPO आने वाला होगा उससे पहले हम, अगर आप चाहते हैं दोबारा वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको देंगे। आई ट्राई टू गिव यू अ फेयर ओपिनियन। आपको ये वीडियो कैसी लगी अगेन यू कैन टेल इन द कमेंट्स। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही वीडियो से मिल जाएगी। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑन सोशल मीडिया जहां पे भी आप मौजूद हैं। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तुरंत खुलवा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। बिकॉज बिना डीमेट अकाउंट के आप IPO के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और मल्टीपल डीमेट अकाउंट खुलवाना क्यों फायदा होता है, क्योंकि अगर आपके पास जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपकी मदर के नाम से, फादर के नाम से, वाइफ के नाम से, सिस्टर के नाम से, ब्रदर के नाम से डीमेट अकाउंट्स होंगे तो आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो उसके लिए हम एक जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे अगर आप बोलेंगे कमेंट्स में तो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू ओपन योर डीमेट अकाउंट टुडे एंड गो सेल्फ मेड।